इस वीडियो में हम न्यूटन की गति के नियम से क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह एक्स पर एक आदमी 500 ग्राम द्रव्यमान के पिंड को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकता है तथा इसके वापस नीचे आने पर 20 सेकंड बाद पिंड को लपक लेता है। तो पिंड का भार यहाँ पर बताना है। तो देखिए न्यूटन की जो सेकेंड फार्मूला है उसको लगाने की कोशिश करते हैं। S = ut + 1/2 AT का स्क्वायर। विस्थापन यहाँ पर 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो भी पिंड है उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो वापस नीचे आ रहा है, यानी कि जिस स्थान से शुरू होता है उस स्थान पर वापस आ जाता है तो उसमें विस्थापन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। u क्या दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड, तो u हो जाएगा 20। समय कितना दिया हुआ है? 20 सेकेंड, तो ये 20 हो जाएगा। + 1/2। देखिए ए क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए नीचे आ रहा, गुरुत्वाकर्षण हमेशा क्या लगता है? नीचे लगता है। ये जा रहा क्या आ रहा है? ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, और समय कितना दिया हुआ है? t²। अब इसको अच्छे से यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए s तो 0 हो ही गया, युद्ध कितना दिया है? 20, समय कितना दिया है? 20, + 1/2। ए कितना है? -a हो जाएगा क्योंकि अपोजिट हो रहा है। t का स्क्वायर यानी कि 20 × 20। अब देखिए ये दोनों 20 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। 1 - a/2, 200 1 - a। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर g का मान अब कितना आ जाएगा? g का मान आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है? भार निकालना है। तो F = ma। मास कितना दिया हुआ है? और इसको किलो में बदलेंगे तो 0.5 × 2, यानी कि 5 दूनी 10, और एक पॉइंट लगा है तो 1 न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन का बल यहाँ पर लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। तो ये परिघटना क्या है? मान लीजिए एक कागज के ऊपर में आपने जल से भरा हुआ एक ग्लास रख दिया है, तो ग्लास से पानी छिड़काए भी नहीं, उस कागज को आपको खींचना है ग्लास के नीचे से। तो ये जो घटना है, परिघटना है, ये किस चीज़ को बताएगी? आंसर हो जाएगा ये न्यूटन की गति ये जड़त्व के गुण को बताएगी। जड़त्व का गुण क्या होता है? कई बार मैंने आपको बताया हुआ है जड़त्व के बारे में। जड़त्व क्या है? अपने में चेंजेस जो होते हैं ना, उसका विरोध करता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी पिंड है तो वो गति कर रही है ना, तो वो गति ही करना चाहेगी, वो रुकना नहीं चाहेगी। और कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, वो गति नहीं करना चाहेगी। यानी कि अपने आप में जो परिवर्तन होता है उसका ये विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा के बारे में यहाँ बताना है कि कोई गुब्बारा है जो कि किससे भरी हुई होती है? हाइड्रोजन गैस से। अब देखिए सारा गुब्बारा जो होता है अलग टाइप का होता है। एक तो हम बर्थडे पार्टी में जो गुब्बारा उसको मुंह से फुलाते हैं, है ना, और एक होता है जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो हाइड्रोजन गैस से भरा जो गुब्बारा है वो तभी उड़ सकता है जब यहाँ पर हवा में केवल तभी ऊपर उड़ता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो जाता है। ओके। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम में कार्य बल व प्रतिकारी बल के बारे में आपको बताना है। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के। न्यूटन की गति का पहला नियम जो होता है वो जड़त्व का नियम ही है। दूसरा नियम दिया था इनके द्वारा जिससे हमें बल की परिभाषा मिलती है F = ma। और तृतीय नियम होता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, रैखिक संवेग संरक्षण पर आधारित होता है, या फिर इसको क्रिया प्रतिक्रिया का भी बल बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तृतीय नियम के बारे में, कार्य बल व प्रतिकारी बल के बारे में यहाँ पर आपको बताना है।
तो देखिए न्यूटन की गति के तृतीय नियम में भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं, ठीक है। जो कार्यबल और प्रतिकारी बल होते हैं ना, ये भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं और सदैव बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, ठीक है। तो कोई भी स्थिर या गतिशील वस्तु की जो भी स्थिति है उसकी दिशा में तब तक ही कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल न लगाया जा सके। तो ये कौन सा नियम हो सकता है? ये है न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम। जैसे हमने बताया ही था कि जड़त्व का नियम किस प्रकार का होता है, वो अपने आप में जो भी चेंजेस होते हैं उसका विरोध करना चाहता है। तो सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है रेखीय संवेग संरक्षण। मैंने यहाँ पर बताया भी था आपको कि न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए हुए हैं, तो जिसमें से रेखीय संवेग संरक्षण किसमें से प्राप्त होता है? आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जिसको कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल है, स्थिर अवस्था से 3 × 10⁷ kg द्रव्यमान का एक जहाज 5 × 10⁴ न्यूटन के बल द्वारा 3 मीटर की दूरी तक खींचा जाता है। तो पानी के कारण प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए जहाज की चाल जो है, स्पीड है, उसको बताना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है F = ma। हमारे पास F दिया हुआ है, m दिया हुआ है, हमें क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। तो F कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁴ और m कितना दिया है? तो इधर आके नीचे में ये डिवाइड हो जाएगा = a। तो क्या आ जाएगा? a त्वरण कितना आ गया? 5/3 × 10⁻³ अब देखिए एक फॉर्मूला होता है v² = u² + 2as। 3 फार्मूला दिया था, तो इसके 3 फार्मूले में ये फार्मूला लगाना है, क्योंकि हमें जहाज की अभी चाल निकालनी है। तो हमारे पास त्वरण मिल गया है, विस्थापन कितना हो रहा है? 3 मीटर, तो यहाँ पर 3 को रखिएगा। फिर हमें यहाँ पर जहाज की चाल निकालनी है, तो जहाज की चाल हम निकाल लेंगे फिर, ठीक है। एक अननोन मिल गया और उसको निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.1 मीटर/सेकेंड। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यू हमें तो दी हुई ही है। ये 0 हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो परिवर्तन का विरोध कौन करती है? हमेशा जड़त्व का नियम बताता है, यही क्या करता है? कोई भी परिवर्तन का विरोध करता है, और ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब कोई भी पिंड है उसका वेग समरूप कहा जाता है। अब क्या होता है? वेग का मान और दिशा दोनों ही क्या होते हैं? नियत होते हैं तब। नेक्स्ट है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो देखिए मान लीजिए बस चल रही है और उसमें यात्री जो हैं वो बैठे हुए हैं, और अचानक बस वाले क्या करता है? ब्रेक लगा देता है। तो जो सवारी रहता है वो आगे की ओर झुकता है। क्यों आगे की ओर झुकता है? क्योंकि जब बस मूवमेंट करता रहता है, आगे चलता रहता है, तो उसकी जो भी वहाँ पर सवारी होते हैं उसकी बॉडी भी आगे की ओर मूवमेंट करती रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब अचानक से ब्रेक लग जाती है तो उसकी बॉडी क्या करती है? आगे जाना चाहती है, लेकिन ब्रेक लग जाने के कारण वो वहीं रुक जाते हैं, जिसके कारण वो आगे की ओर थोड़ा झुक जाते हैं। तो ये कौन सा नियम हो गया? ये जड़त्व का नियम के कारण ऐसा होता है, यानी कि इसको न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या होता है? जैसे आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, F = ma।
एम क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे में मापते हैं हम लोग? केजी में मापते हैं। और यहाँ पर होता है ए त्वरण। त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मान से मापा जाता है। तो यहाँ पर जो न्यूटन बोला जाता है, एफ की जो यूनिट होती है उसको, और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? केजी एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो जेट इंजन होता है ना, ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम से यहाँ पर कौन सी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो हमने देख ही लिया है कि न्यूटन के प्रथम नियम ही है जो कि जड़त्व के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, यानी कि कोई भी वस्तु है उसका जो जड़त्व है वो किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। कोई भी पिंड है, वस्तु है, वो अधिकतम भार कब होती है? निर्वात की स्थिति में। ठीक है, निर्वात की स्थिति में कोई भी वस्तु क्या लगेगी? बहुत भारी लगती है। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? मान लीजिए घोड़े पर कोई सवारी बैठा हुआ है और घोड़ा अचानक से चलना स्टार्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? तो वो क्या करेगा? व्यक्ति जो है विश्राम की अवस्था में रहना चाहेगा तो वो पीछे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विश्राम का जड़त्व उस पर काम करने वाला है। नेक्स्ट है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो कोई भी गेंद है उसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो नीचे की ओर लगता है। ठीक, तो गेंद की गति की विपरीत दिशा में लगेगी क्योंकि गेंद को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है? नीचे लगता है। नेक्स्ट है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो क्रिकेट के खिलाड़ी को आप देखने ही होंगे कि जब भी बॉल आती है तो अपना हाथ थोड़ा सा पीछे करके बॉल को पकड़ता है। तो क्यों ऐसा करता है? हो सकता है कि उसे बल कम लगाने की आवश्यकता हो, ताकि क्योंकि अचानक से आएगा तो उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा और वो थोड़ा सा क्योंकि बॉल तो मूवमेंट में ही रहता है तो इसीलिए वह अपने हाथ को भी मूवमेंट में लाता है। नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि होता है और इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय उठाकर। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, एक अनाथ समतल है जिसके सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है अगर हम उसको उठाकर पहुंचाएंगे उससे। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भार के केवल एक ही हिस्से को संभाले रखना होता है जब हम खींचते हैं, तो और जब उठाते हैं तो पूरे ही भार को उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है, एक चिड़िया जो एक वायुव्यद बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है तो उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा कैसा लगेगा? तो उसको जो अब बक्सा है वो कैसा लगेगा? पहले से समान भार वाला ही लगेगा। नेक्स्ट है, द्रव्यमान m का एक 36 मीटर स्केल इसके दो सिरों पर बंधी दो ऊर्ध्वाधर डोरियों से लटकाया जाता है। द्रव्यमान 2m का एक पिंड है जो कि 75 सेंटीमीटर निशान पर रखा जाता है। तो दोनों डोरियों में जो तनाव का अनुपात होगा वो क्या होगा? तो इसमें तनाव का अनुपात क्या होगा? इसी अनुपात में रहेगा, यानी कि 1:2 के अनुपात में रहेगा। नेक्स्ट है,
एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है। जल प्रतिरोध की अपेक्षा कर दें तो वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाता है। तो जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव के तंत्र के द्रव्यमान के केंद्र स्थिर रहेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर जब एक व्यक्ति है पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है, अब जल प्रतिरोध की अपेक्षा कर दें तो वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है। ठीक, अब वह पुनः स्थिर हो जाता है। तो जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के जो द्रव्यमान का केंद्र होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ पर लगेगा इसमें, तो वो दोनों की तरफ आ जा रहा है। तो यहाँ पर जो सेंटर होगा सभी स्थितियों में रहेगा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा, सभी स्थितियों में रहेगा। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। तो ये होता है 9.8 न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रॉकेट और जेट इंजन दोनों भिन्न होते हैं क्यों। तो देखिए यहाँ पर रॉकेट जो होता है और जेट इंजन होता है दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो क्या कारण है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर यहाँ पर आपको कोट में बताना है कि कौन कौन सा इसमें से कारण है। तो देखिए दोनों तो भिन्न होते हैं, क्यों, क्योंकि रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट जो हवा होती है वो बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। और रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, जबकि जेट जो है वो नहीं ले जाता। तो ये दोनों मुख्य अंतर हैं। नेक्स्ट है पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कोई भी वस्तु है उसका भार जो है वो शून्य कब नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो घर्षणहीन सतह है ना, वहाँ पर कोई भी पिंड जो है वो भार शून्य नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर घर्षण रहता है वहाँ पर अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर वो भार जो है शून्य अनुभव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। यानी कि लिफ्ट में ऐसी कौन सी स्थिति है जब व्यक्ति को अपना जो भार होता है वो जितना एक्चुअल रहता है उससे कम महसूस होता है। तो कौन सी स्थिति में होती है, जब जो लिफ्ट है त्वरण के साथ नीचे जाती है, तब उस समय व्यक्ति को अपना वजन जो है बहुत हल्का लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पटाखेदार रॉकेट 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से 0.05 kg पर सेकेंड की दर से गैस निकाल रहा है। तो रॉकेट में त्वरण उत्पन्न होने वाला जो बल है वो क्या होगा। तो बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन का बल लगेगा। नेक्स्ट है फिजिकल बैलेंस कार्य करता है। तो फिजिकल बैलेंस जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है। फिजिकल बैलेंस ये देखिए समांतर बल के नियम पर काम करता है। पैरेलल जो फोर्स होती है उसके सिद्धांत पर ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 0.2 किलोग्राम के द्रव्यमान की सेल को 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बंदूक से चलाया जाता है। यदि सेल की नाल की मुख्य जो गति है वो 80 मीटर प्रति सेकेंड थी, तो बंदूक की रिवाइल की जो गति होगी वो क्या होगी। क्या होगा इसका आंसर। अब चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पर जो शेल है इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 0.2, और सेल की जो गति है वो क्या दी हुई है, ×80। तो इसका द्रव्यमान इंटू यहाँ पर इसके वेग को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा कितने के, 100 किलोग्राम, जो कि किसका है, बंदूक का। और यहाँ पर बंदूक के जो पीछे हटने की जो गति है वो हमें नहीं मालूम, तो इसकी गति को क्या कर लेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पर करते हैं। तो ये हो जाएगा 0.2 × 80 = 100, और इसका हम लोगों को वेग पता नहीं है तो x मान लेते हैं। 80 और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 आएगा, = 100x। x की वैल्यू निकालनी है तो 100 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 100। कौन सा ऑप्शन आएगा, 0.16 ये आएगा। और वेग का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो यह वस्तु क्या होगी? कोई भी वस्तु है उस पर लगने वाला जो बल है, सारे बलों का जो सम होता है वो 0 हो रहा है, तो इट मीन्स वो वस्तु क्या होगा? ये एक सतत वेग से चलती रहेगी। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं ना, इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? देखिए, जो इंजन होते हैं वो हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है, तो यहाँ पर एक टाइप है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी होती है ना, इन सभी में, रॉकेटों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में है तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? तो ये जो होता है ना, ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। ठीक, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये अपने जो भी गति करती होती है या विरामावस्था में होती है, तो ये अपने ऊपर जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसका विरोध करती है। तो इस नियम को कौन सा नियम कहा जाता है, या फिर किसने कहा था इस नियम के बारे में? तो यह है न्यूटन। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का संवेग 5 सेकेंड में 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना होगा? सॉल्व कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर? देखिए, जो फोर्स होता है इसका फॉर्मूला होता है ma। इसका द्रव्यमान, m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान की क्या यूनिट होती है? kg, और इसकी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो f है इसकी ये यूनिट आनी चाहिए, तो kg यहाँ पर अब देखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड हम लोगों के पास दी हुई है 40। ये क्या है? kg मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमारे यहाँ पर डिवाइड में क्या है? एस स्क्वायर है, तो एक और सेकेंड का मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, तो और एक सेकेंड कैसे आएगा? जब 5 सेकेंड से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 × 40, और ये यूनिट किसकी आ जाएगी? बल की। बल की क्या होती है? न्यूटन। तो क्या हो जाएगा? 8 न्यूटन का बल लगाना होगा। नेक्स्ट है, बंदूक का प्रतिक्षेप यानी कि धक्का इनमें से किसका उदाहरण है? जब बंदूक से गोली निकलती है तो जो बंदूक होता है ना, वो थोड़े पीछे की ओर हटता है, तो इसका कारण क्या है? तो इस पे कौन सा बल काम करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ये काम करता है। नेक्स्ट है, बल को मापा जा सकता है। बल को किसमें मापा जा सकता है? स्प्रिंग तुला जो होती है ना, इसके सहायता से मापा जा सकता है। नेक्स्ट है, 50 न्यूटन के बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, तो इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा? एक्स अक्ष में कितना है? 50 न्यूटन है, तो वाई अक्ष में कितना होगा? कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। देखिए, हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर कितना है? 30 अक्ष। हम लोगों को क्या निकालना है? ये वाला निकालना है, और ये कितना दी हुई है? 50 दी हुई है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 40। तो 40 न्यूटन का लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, तो न्यूटन के किन किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो यहाँ पर देखिए, बर्फ के क्षैतिज समतल पर है और विराम स्थिति में है, तो न्यूटन कैसा कौन सा बल लगाएगा? तीसरा, जो कि क्या होता है? क्रिया और प्रतिक्रिया का, यानी कि जब व्यक्ति फर्श पर अपना बल लगाएगा तो फर्श उस पर अपोजिट बल भी लगाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है, तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है,
जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली पर अग्रदेशिक बल लगाती है। गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है। इस घटना की व्याख्या किस सिद्धांत से की जाती है? तो ये देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का ही बल लग रहा है, नियम लग रहा है यहाँ पर, तो गति का तीसरा नियम होगा। नेक्स्ट है, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? इंजन है वो किस टाइप की है? भाप इंजन टाइप की है, थर्मिक इंजन है। तो गतिपालक चक्र जो है महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो यह इंजन की गति को तेज करता है, इंजन की जो गति होती है उसको तेज करता है। नेक्स्ट है, किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या है? कोई भी कण है उसको साम्य अवस्था में, यानी कि मान लीजिए ये एक कण है तो यह दोलन ना करे, इसी साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए इस पर न्यूनतम कितनी बल लगानी चाहिए? तो इस पर न्यूनतम 2 बल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो उसका भार नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है, यानी कि वजन मापते हैं ना उस पर खड़ा हुआ है, और लिफ्ट किधर जा रही है? ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है। तब उसके वजन में क्या दिखाएगा? जब लिफ्ट नीचे आती है ना तो वजन कम होता है, और ऊपर जाती है तो वजन अधिक होने लगता है। तो क्या दिखाएगा? अधिक दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डेस्क के कारण हटता नहीं है। तो मेज पर हम कोई पुस्तक रखे होते हैं, क्या वो गिर जाती है? नहीं गिर जाती है। तो किसके कारण नहीं हटती है? वो जड़त्व के कारण। वो स्थिर रहती है, तो स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है, इसके संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तीसरे नियम पर बताता है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? जो वस्तुएं होती हैं वो पानी में तैरती होती हैं, कौन से सिद्धांत पर वर्क करता है ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है। तो वो जो क्रिकेटर होता है वो गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे करता है। क्यों करता है ऐसा? तो उसके द्वारा ऐसा इसलिए किया जाता है कि वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है, जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। यानी कि हाथ पर उस पर देखिए बहुत ज़्यादा जोर लगेगा ताकि वो आसानी से पकड़ सके, क्योंकि गेंद जो है मूवमेंट आगे की ओर करे, इसलिए उसको आगे की ओर हाथ को करते हुए पीछे की ओर करते हुए उस गेंद को पकड़ना चाहता है, ताकि उस पर चोट भी लग सकती है। अगर डायरेक्ट पकड़ लेगा ना तो चोट भी लग सकती है, इसलिए थोड़ा हाथ को पीछे करता है। नेक्स्ट है, वे मेटल डिटेक्टर जिनमें होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फैराडेज लॉ, फैराडे का नियम। नेक्स्ट है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो जो संवेग होता है इसको द्रव्यमान और वेग इसके गुणनफल से दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु का आंतरिक गुण होता है? वस्तु का आंतरिक गुण कौन सा है इसमें से? तो वो होता है जड़त्व। जड़त्व का नियम आई होप अब तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन की गति के कौन से नियम पर आधारित है? तो मैंने आपको बताया था जैसे क्रिकेटर द्वारा गेंद को पकड़ने के लिए हाथ को थोड़ा पीछे की ओर करना, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। बंदूक से जब गोली निकलती है तो बंदूक थोड़ा पीछे हटती है, ये भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय में फार्मूला लगाया था F = ma, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संवेग की इकाई पूछ रही है, तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान क्या होता है? kg, और वेग क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। s ऊपर जाएगा तो सेकेंड माइनस हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो kg मीटर पर सेकेंड का यहाँ पर माइनस हो जाता है। अगर नीचे कर दोगे तो s इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु की उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब तक ये एकदम रटा गया होगा। आंसर क्या हो गया? जड़त्व। जड़त्व ही अपने में परिवर्तन का विरोध करता है। यदि वो चल रही है तो वो चलना ही चाहेगी, रुकना नहीं चाहेगी। यदि वो रुक रही है तो वो रुकना ही चाहेगी, चलना नहीं चाहेगी। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? मान लीजिए एक कंपटीशन चल रही दौड़ का, और यहाँ पर रस्सी लगा दिया गया है कि आपको यहीं तक ही दौड़ना है। तो यहाँ से जो दौड़ने वाले आ रहे हैं वो इसको थोड़ा सा पार कर जाते हैं, क्योंकि उनमें जो है गति आ जाए रहती है, तो अचानक से एकदम फट से ऐसे नहीं रुक सकते हैं ना, थोड़ा सा गति तो होगा ही। तो इसमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? गति की जड़ता उसे आगे बढ़ा देती है, क्योंकि वो लोग गति करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो उनकी बॉडी में क्या आ जाती है? मूवमेंट आ जाती है। फट से वो नहीं रुक सकती, इसलिए थोड़ा सा आगे की ओर वो उनका बॉडी जो है झुक जाता है या आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है? बल की परिभाषा किसमें व्यक्त होती है? न्यूटन की गति का पहला नियम हमें बल के बारे में बताता है कि कोई भी वस्तु मान लीजिए जड़त्व में है जब, तो उसको जड़त्व से हटाने के लिए उस पर हमें क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। और बल की फार्मूला की बात करें तो बल की फार्मूला जो है सेकेंड से मिलती है, न्यूटन की गति का दूसरे नियम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो देखिए बल ही जब तक हम लोग लगाएंगे तभी वो बदलेगी। मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर स्थिर है, इसको गति में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा ना। तो उसको बदलने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका हम लोग स्थान भी बदल दें तो वो परिवर्तित नहीं होने वाला है? आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप कहीं पर भी ले जाइए, उसका द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड ही नहीं करता है। नेक्स्ट है, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति पर व्याख्या करता है? मान लीजिए देखिए बस खड़ी हुई है, सब उसमें बैठ जाते हैं और एक यात्री जो खड़ा रहता है उसको जगह नहीं मिल पाती, मान लीजिए, तो बस रुका हुआ है। अब सब सारा सीट भर गया, अब बस को आगे बढ़ना है, तो अचानक से वो स्टार्ट करता है, आगे बढ़ता है, तो वो क्या करता है? पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए उसका बॉडी वहीं स्थिर रहना चाहता है और बस क्या है? आगे बढ़ना चाह रहा है। तो क्या होगा? उसमें जड़त्व का नियम आ जाएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसके कारण वो यहाँ पर पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में किया जा सकता है? तो ये कौन सा है? दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत। तो ये कब लगता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो होता है उसमें लगता है, यानी कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, जिस पर मान लीजिए आप चलते हैं तो आपने पृथ्वी पर बल लगाया तो पृथ्वी भी आप पर ऊपर की ओर उतना ही बल लगाती है, जिसके कारण आप बैलेंस्ड यहाँ पर चलते रहते हैं। तो ये हो जाता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम।
नेक्स्ट है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद कर सके। तो अब उसे छलांग लगानी है, मतलब उसकी गति ज़्यादा होनी चाहिए। तो गति लाने के लिए अपनी बॉडी को भी गति देगा वो पहले। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो ये गति का तीसरा नियम है। जब मैंने उस पर बल लगाया, नाविक ने नाव पर, तो नाव पीछे की तरफ हट गया। तो ये क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो किस चीज़ में परिवर्तन होता है? तो वह उसकी चाल में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है? तो देखिए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम उदाहरण है रॉकेट लॉन्चिंग। इसमें जो है रैखिक संवेग संरक्षण पर आधारित होता है ये, और न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? मान लीजिए एक गिलास है और इस पर एक पुट्ठा रखा हुआ है, इसके ऊपर एक सिक्का रखा है। इस पुट्ठे को हम लोग अगर खींच लेंगे तो ये सिक्का किस में जाकर गिरेगा? गिलास में जाकर के गिरेगा। तो इसका रीज़न बताना है, कौन सा चीज़ यहाँ पर काम करता है? जड़त्व का नियम काम करता है। नेक्स्ट है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? जब एक मान लीजिए आप पटाखा भी फोड़ते हैं तो उसके कई सारे टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें संरक्षित रहती है, कौन सी? संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। तो एक जो वस्तु है वो स्थिर है तो उस पर कौन सी चीज़ें अभी भी वर्क कर रही होंगी? तो उस पर भार उसका अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो उस वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो देखिए, जब एक ही दिशा में बल को लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। नेक्स्ट है, द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग कितना है? 0.25 मीटर पर सेकेंड होता है। किसकी गणना करना है? संवेग की। संवेग कितना होता है? द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान गुणा वेग करेंगे तो क्या आ जाएगा? और 100 आएगा, है ना, 100 kg मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम है, एक हो सकता है ये होगा, गलती हो गया है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, एक वस्तु के नियत वेग से उत्तर दिशा में गति करती है तो वस्तु पर लागू नेट बल क्या होगा? तो मान लीजिए कोई वस्तु है उत्तर दिशा की ओर गति कर रही है तो उस पर नेट बल क्या लगेगा? 0 लगेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर क्या कर रहा है? एक त्वरण भी काम कर रहा है। नेक्स्ट, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं रहता है। अगर वो चीज़ आएगा तो उसके साथ और भी कोई चीज़ आएगी ही। तो ऐसा कौन है? बल। बल कभी भी अकेले नहीं काम करता है, वो किसी न किसी चीज़ पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहता है? यानी कि परिवर्तन जो है उसका विरोध कौन करता है? जड़त्व। नेक्स्ट है,
जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच जो कोण बनता है वो कितना बनेगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपने रिश्ते बचाने उनको मजबूत आंसर क्या हो जाएगा इसका? वो होगा 180 डिग्री। अपोजिट होगा तो एक सीधी रेखा बनेगी और सीधी रेखा पर एंगल कौन सा बनता है? 180 डिग्री का बनता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 800 kg की कार 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो ब्रेक लगने के 5 सेकेंड बाद यह कार रुकती है, तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल कितना है? ब्रेक द्वारा कितना बल लगाया गया? चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करके देखते हैं अब हम लोग। क्या पूछा है? बल का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर त्वरण जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए डायरेक्ट हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25। कितना आ गया? 25 आ गया। अब देखिए हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड आ गया है। अब ये निकालने के लिए त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड जो हमारे पास आई है कितनी? 25। इसको हम लोग सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 × 5 = 25, यानी कि त्वरण कितना आ गया? त्वरण आ गया 5। देखिए यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो मैं जो बोल रही हूँ वैसा करते चलिए, है ना। सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। अब मीटर पर सेकेंड हमारे पास है तो मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकेंड को स्क्वायर को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करने के लिए एक और सेकेंड का मल्टीप्लाई करना होगा। तो मीटर पर सेकेंड की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 25 आई थी, और एक और सेकेंड को हम लोग को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है, यानी कि 5 को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये त्वरण हमारी निकल गई। त्वरण कितना आई? 5 आया है। अब हमारे पास मास द्रव्यमान कितना दिया है? 800 kg। तो 800 × 5 कितना आ गया? 8 × 5 = 40, 4000 न्यूटन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु का संवेग नियत है, तब निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी? तो मान लीजिए वस्तु का संवेग जो है ये नियत है तो कौन सी राशि और कांस्टेंट रहेगी? तो उसका वेग भी कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए गति का द्वितीय नियम क्या बताता है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपात होती है। नेक्स्ट देखिए संवेग के बारे में पूछा गया है। अभी संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। वेग का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 8 × 6 = 4800 और kg मीटर पर सेकेंड, ये वाला आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यूनिट आपको याद रहना चाहिए, बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है ऐसे ही बन जाते हैं। नेक्स्ट, 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, तो इस पर लगने वाला जो नेट बल है वो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर बल पूछा है तो MA, ए क्या यूनिट क्या होता है? त्वरण का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों के पास तो ए है ही, और भार भी कितना है? 2 है, तो 4 दूनी 8, 8 न्यूटन का बल यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? और ये किसके बराबर होती है? उस पर लागू बल के। संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और उस पर लागू बल के बराबर होती है ये।
नेक्स्ट है 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए हमारे पास 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है और उसकी जो चाल है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड से वो आगे बढ़ रही है। हमें उसको रोकना है तो उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, 60 न्यूटन का बल लगाएंगे। तो हम लोग 60 न्यूटन का बल लगाएंगे तो उसे हम लोग कितने समय में रोक सकते हैं। चलिए कोशिश कीजिए, क्या होने वाला है इसका आंसर। आसान ही है, बस थोड़ा सा 2 स्टेप में बनेगा ये। F कितना है दिया हुआ है, F हमारे पास है 60, द्रव्यमान कितना है 30। तो हम लोग त्वरण निकाल सकते हैं। तो त्वरण कितने निकलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास त्वरण आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए V = U + AT, ये न्यूटन का पहला नियम है, पहला यहाँ पर है, फॉर्मूला है, ये 3 फार्मूला दिया गया था। अब लास्ट में क्या हो रही है, पिंड को हम लोगों को रोकना है। तो लास्ट में पिंड को रोकना है हम लोगों को, ठीक। तो और इसकी प्रारंभिक गति कितनी दी हुई है, तो लास्ट में रोकना है। तो लास्ट का वेग तो 0 हो जाएगा और ये होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर त्वरण जो होता है मंदक, मंदक में क्या होता है, नेगेटिव लग जाता है। तो -2 इंटू हम लोगों को टाइम, ये इधर आ जाएगा। तो 20 = 2t। तो t कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में हम इसको रोक पाएंगे, लेकिन पॉजिटिव में आएगा ना, याद रखिएगा। सॉल्व कीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। तो यहाँ पर कार का द्रव्यमान हमें निकालना है। चलिए प्रयास कीजिए इसका आंसर निकालने का। यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि इधर देखते हैं कि यहाँ पर ट्रक का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 2000 है ना, और इसका गति कितना है, 10 हो गया। इधर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करें तो इसका तो हम लोगों को पता नहीं है कार का, तो कार प्लस यहाँ पर किसका हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा, है ना, ट्रक का। और इसका जो वेग है वो कितना है, 8 है। डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 2 पंचे 20, कितना हो जाएगा, 2500। कार प्लस ट्रक का, तो ट्रक का कितना था, 2000। तो ट्रक का माइनस कर दोगे 2500 में 2000 को, तो कितना आएगा, 500। यानी कि कार का द्रव्यमान कितना है, 500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध बताता है। गति का 3 समीकरण है टोटल, तो इसमें से जो दूसरा समीकरण है ना, कौन सा है, S = UT + 1/2 AT का स्क्वायर, ये किसके किसके बीच में रिलेशन को बताता है, तो ये बताता है स्थिति और समय, पोजीशन और टाइम के बीच की जो संबंध है उसको बताता है। नेक्स्ट है 1/2 m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग कितना है, 2v है। इसका संवेग क्या होगा, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1/2 m, और वेग कितना है, 2v। दोनों कट गया तो क्या आ जाएगा, संवेग mv आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा। अब देखिए यहाँ पर 70 केजी का एक आदमी है, 50 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को धक्का दे रहा है। यानी कि 70 केजी वाला एक व्यक्ति है ना, उसको 50 केजी को वाले व्यक्ति को धक्का देने में कितना बल लगाना पड़ रहा है, 50 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है। तो 50 केजी वाले आदमी को दूसरे व्यक्ति को भी धक्का देने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन का ही बल लगाना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है, बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है। गोली को बैरल से बाहर निकलने में कितना टाइम लग रहा है? 0.006 सेकेंड लगते हैं तथा उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 600 मीटर पर सेकेंड है। तो बंदूक द्वारा गोली पर जो बल है वो कितना लगाया जा रहा है, इसको निकालना है। कोशिश करिए, इसको भी यूनिट आपको लाना है, फिर बन जाता है। ठीक है, यूनिट यहाँ पर सेंड करने की कोशिश कीजिए। एम कितना दिया हुआ है? एम 12 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोगों को किस में रखना है? केजी में रखना है। तो के का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 का यहाँ पर नीचे में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर त्वरण कितना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकेंड हमारे पास है m/s। तो एक और एस का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कितना? 0.006। अब क्या हो जाएगा? ये पॉइंट को अगर हम लोग हटाएंगे तो ऊपर में कितना? 1000 का मल्टीप्लाई होगा। 1000 को काट दीजिए नीचे से, तो कितना आ गया? 6 का यहाँ से कट जाएगा तो 1200 न्यूटन का बल लगेगा। अच्छे से कॉपी में कीजिएगा, मैं जैसे बताते जा रही हूँ आ जाएगा आंसर। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। 12 ग्राम है, केजी में चेंज कीजिए तो ऊपर के और नीचे क्या हो जाएगा? 1000 के मतलब 1000 का। ठीक है, मीटर पर सेकेंड लाना है तो 600 डिवाइड बाई कितना? 0.006। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी खुद से ट्राई कीजिएगा। आंसर क्या आएगा इसका, और कमेंट बॉक्स पर आंसर भी बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। वैसे ऑप्शन नंबर ए आने वाला है, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले किए ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 12 ग्राम को केजी में चेंज कीजिएगा, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसको मीटर पर सेकेंड को चेंज कीजिएगा। नेक्स्ट, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कितना होता है? तो इनके द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या है? बराबर होगा द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या होता है? बल, क्योंकि कई बार हम लोग यही फॉर्मूला तो लगा रहे हैं अभी, F = ma। m क्या होता है? द्रव्यमान है, a क्या होता है? त्वरण है।